ओके जी, तो उसके बाद कुछ एमसीक्यूज। ओके जी, तो स्टार्ट लेते हैं एमसीक्यूज से ही, एज पर आवर प्रीवियस क्लासेस। सो एमसीक्यू जो है, जिसको आंसर पता चलेगा, अगेन जस्ट रेज हैंड करेंगे आप लोग, और उसके बाद फिर मैं जिससे पूछूंगा वही इसका आंसर करेगा, ठीक है जी। सो क्वेश्चन आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, बड़ा आसान सा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर is continuous with outer membrane of the nuclear envelope? अल्फा ऑप्शन है स्मूथ, बीटा ऑप्शन है रफ, चार्ली ऑप्शन है गोल्जी ऑपरेटर्स, डेल्टा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। जी रेज हैंड करें, शाबाश। ओके, गुड गुड, रेज हैंड किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने लोग हैं। जो हफ्सा ने रेज हैंड किया है, अब्दुल्ला ने, शजिया ने, बाकी लोग मेरे ख्याल में रेज हैंड नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग भी रेज हैंड किया करें भाई, जिनको पता चल रहा है। ओके, मरवा आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक? सर आर्यन। आर्या, रफ एंड प्लाज्मिड। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, शाबाश। तो अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को स्टडी करें, तो स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि कौन सी चीज कॉन्टिन्यूसली है, तो याद रखिएगा RER, ठीक है। तो इसका बीटा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। अच्छा, अब इस एमसीक्यू से हम एक और एमसीक्यू बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन्स, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप कह रहा है, फिर आउटर मेम्ब्रेन कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू, आप कह सकते हो मेम्ब्रेन। एक हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन, और एक हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। सो अब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है, अभी आप लोगों ने आंसर किया। आउटर मेम्ब्रेन इज फर्दर कनेक्टेड विद द RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मींस इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो है ये सेल है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये आ गई आउटर मेम्ब्रेन, ये आ गई मेरे पास इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि इनसाइड, ठीक है, देयर इज न्यूक्लियो प्लाज, ठीक हो गया। और आउटसाइड पे आउटर मेम्ब्रेन के बिल्कुल, अभी हमने कहा कि जिस तरह से कनेक्टेड जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एंड दैट कनेक्टेड स्ट्रक्चर इज एक्चुअली RER, यानी कि RER, इसलिए इसको, अच्छा बाय द वे RER क्यों कहते हैं, कौन बताएगा? शजिया आप बताएं, व्हाई वी आर कॉलिंग इट RER, व्हाई वी कांट से सिंपल ER या स्मूथ ER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताएं शाबाश। मेरे ख्याल में शजिया आज हफ्सा बताना चाह रही हैं। जी हफ्सा आप बताएं। सर इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ओके ओके, ठीक हो गया। ओके जी, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब देखें, हमने जो एमसीक्यू लिखा है, उस एमसीक्यू में हमें वो क्या पूछ रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन के साथ क्या चीज जुड़ी हुई है न्यूक्लियर इन्वेलप के, तो अभी हमने कहा RER। अब अगर कहा जाए इनर मेम्ब्रेन जो है इंटरनली किस चीज के साथ अटैच होती है, तो दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। और आउटर मेम्ब्रेन एक्सटर्नली, ठीक है। अगर कहा जाए आउटर मेम्ब्रेन एक्सटर्नली किसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो RER के साथ। अगर कहा जाए आउटर मेम्ब्रेन इंटरनली किसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और अगर कहा जाए इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा हूँ, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप, अगर इंटरनली कहा जाए, ठीक है। सो ये दो चीजें हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। एक हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं, ठीक है, सो हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक तरफ क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के बाद आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो RER के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। सो एक चीज ये आपने बहुत अटेंटिवली इसको याद रखना है, और वो हमारे पास क्या है जी, एंड दैट इज, यस, ठीक है, एंड दैट इज के न्यूक्लियोप्लाज्म सबसे पहले किसको फेस करता है, इनर मेम्ब्रेन को। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन
इंटरनली किसको फेस करती है? न्यूक्लियोप्लाज्म को। इनर मेम्ब्रेन एक्सटर्नली किसको फेस करती है? आउटर मेम्ब्रेन को। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप इंटरनली किसको फेस करता है? अब इंटरनली इनर मेम्ब्रेन को, एक्सटर्नली आरईआर को। ठीक है, तो एक सिंपल सा एमसीक्यू था, और उस सिंपल से एमसीक्यू से हमने चीजें, ओहो इसको क्या हो गया, यस, सो एक सिंपल से एमसीक्यू से हमने क्या किया, चीजों को ऐड अप करना शुरू कर दिया। मुझे इसको जरा सेट कर लेने दें, यहाँ पे कर देते हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया। सेट कहाँ पे करूँ? ओके, नाउ अब हमारे पास, अगर हम इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं अगले एमसीक्यू के पास जी। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू है जी, चलें बताएं जरा इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास जो, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज द न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट। अच्छा, इससे पहले जो हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, उसमें आप लोगों को जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को होपफुली आइडिया हो गया होगा कि देखो एक सिंपल सा एमसीक्यू था, उस एमसीक्यू से हमने इंफॉर्मेशन कैसे ग्रैब की है कि उसने आर ई आर के बारे में कहा। अब ये भी हो सकता है कि आर ई आर जो है वो इंटरनली या एक्सटर्नली किससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी चीज याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने टेक्निक ऑफ द एमसीक्यू के ऊपर जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड एमसीक्यू है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज द न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट। जी बताएं जरा, जी वन फेज, एस फेज, प्रो फेज, मेटाफेज, कौन सी फेज है जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है? किसको पता चला? जी शजिया रेज हैंड किया, पहले हमने आपसे पूछा था आपने बताया नहीं है, बताएं जरा। प्रोफेज। प्रो फेज में, आई श्योर? यस। यस, चलें गुड हो गया। कोई और बताएं जी, किसी को, कौन बताए? हफ्सा आप बताएं, प्रोफेस किस तरह से है, रीजन दे जरा। शाबाश। ये हफ्सा नहीं बताना चाह रही हैं, तो हम अब्दुल्ला आप बताएं प्रोफेस किस तरह से है। सर असल में जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले काम ये होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है ना, तो इस किधर वजह गायब हो से। जाता है? जादू टोने के साथ? अच्छा, शाबाश, बोले बोले बोले, शाबाश, बोलते रहे। तो इस वजह से सर प्रोफेज में सबसे पहले न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होगा। ओके, स्पेशली जब केपी के स्टूडेंट्स आंसर करते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। सॉरी, मजाक ना समझिएगा, बस वैसे ही कह रहा हूँ। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज द न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट, तो इसमें आंसर जो है वो प्रो फेज होगा। उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास जो प्रो फेज होती है, दैट फेज इज एक्चुअली, ठीक है, ये सेल डिवीजन के अंदर जो है हमारी इंटरफेज होती है, जिसको हम कहते हैं आप लोगों की G1 फेज। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेल डिवीजन का भी हल्का सा आपको टच देता चलूं, तो सेल डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, सेल के डिवीजन में, सेल डिवीजन के अंदर हमारे पास दो फेजेस आती हैं। एक आती है इंटरफेज, ठीक है, और दूसरी आती है एम फेज। नाउ अब जो इंटरफेस है, ठीक है, ये एक्चुअल में फर्दर डिवाइडेड है G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। इसी तरह जो एम फेज है, दैट एम इज एक्चुअली स्टैंड फॉर आइदर इट मे बी माइटोटिक, आइदर इट मे बी मियोटिक। सो लेट्स सपोज हम माइटोटिक को ही ले लेते हैं, तो उसमें पहली फेज होती है प्रो फेज, फिर हमारे पास होती है मेटा फेज, फिर होती है एना फेज, फिर होती है टीलू फेज। ठीक हो गया। नाउ अब इसमें जो प्रो फेज है, G1 में, एस में और G2 में, ठीक है, इसमें प्रिपरेशन की जा रही होती है। ठीक हो गया। सो जो आपका प्रो फेज आती है, प्रो फेज वो फेज है जिसके अंदर याद रखिएगा जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब आपको आइडिया तो हो रहा होगा कि मैं जो एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता ये आपको एक टॉपिक की तरफ लेके जा रहे हैं। खैर, और पूछता हूँ फिर पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ने लगे हैं हम। एंड पे कौन गेस करके बताएगा जरा। क्वेश्चन 3 है, euchromatin differs from heterochromatin in that euchromatin is more condensed and transcriptionally inactive,
less condensed and transcription inactive, bound to the nucleolus only found in prokaryote। जी, जिसको आंसर पता चला रेज हैंड करें। शाबाश शाबाश शाबाश। अनम को पता चला है, और बाकी लोगों को नहीं पता चला? शजिया को भी पता चल गया, वेरी गुड। ओके, हम पूछते हैं किससे? फरहान, आप बताएं अगर आप हमें सुन रहे हैं तो। सर जी, सुन तो आपको ही रहा हूँ, लेकिन आंसर ना आता तो फिर क्या करे बंदा। अरे मैं सदके जाऊं, आंसर आपने फिर भी बताना तो है ना, आपके बड़े गिले होते हैं जी। बताएं जरा। सर जी, बीटा कर लें फिर। बीटा कर ले, माशाल्लाह, हाँ सेल लगी हुई है ना, बीटा कर ले हैं, वेरी गुड। क्या बात है। ओके, और कौन है हमारे पास इधर? ईमान, आप बताएं, ईमान ज़ाहरा। ईमान ज़ाहरा नहीं है। शजिया, आप बताएं जी, आपने अभी रीजन के नहीं रखा है, आंसर दें और विद रीजन दें। बीटा ही होगा। ये यूक्रोमेटिन की डेफिनेशन भी यही होती है कि लेस कंडेंस होती है। ओके गुड, चलें जी, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखें, यूक्रोमेटिन डिफर फ्रॉम हेट्रोक्रोमेटिन। पहले तो हमें यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को अंडरस्टैंड करना है, और वो क्या है? हमें पता है कि ये असल में जो टर्म्स हैं, दीज टर्म्स आर एक्चुअली यूज्ड फॉर द क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया? सो ये आ गया हमारे पास क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम में ये सेंट्रली रीजन हमारे पास सेंट्रोमेयर होता है। आगे हम बाय द वे स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। बिफोर दिस, याद रखना, इस तरह से जो सेंट्रोमेयर के पास पास वाला रीजन होता है, इट इज हाईली हाईली कंडेंस। ठीक है? सो एच फॉर हाईली, एच फॉर हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक हो गया? जबकि जो टर्मिनल एजेस होते हैं, वो टर्मिनल एजेस जो हैं, याद रखना है, वो हमारे पास क्या होंगे? ये लूजली कंडेंस होते हैं, और ये जो लूजली कंडेंस होते हैं, ये हमारे पास होते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक हो गया? नाउ, अब सवाल में है, वो कह रहा है यूक्रोमेटिन डिफर फ्रॉम हेट्रोक्रोमेटिन इन दैट यूक्रोमेटिन इज, ठीक है, मोर कंडेंस एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। लो जी, अब यूक्रोमेटिन को जरा शक्ल से देखें तो क्या ये आपको कंडेंस लग रहा है? नो, कभी भी नहीं, किसी सूरत में भी नहीं। सो ये एक्चुअल में लूजली कंडेंस है इन कंपैरिजन टू हेट्रोक्रोमेटिन। दूसरा है, ये तो नहीं हो सकता। लेस कंडेंस एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, चांसेस हैं। पहले अगलों को हम इग्नोर नहीं करेंगे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, बाउंड टू द न्यूक्लियोलस ओनली। न्यूक्लियोलस के साथ क्रोमोसोम का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, यानी ये हमारे पास सेल है, सॉरी न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज। ठीक हो गया? न्यूक्लियस के अंदर जो है, हमें पता है न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है। तो ये क्रोमेटिन जो है वो अपने अलग, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका कोई भी रिलेशन जो है वो नहीं होता। एंड द लास्ट वन, ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में तो ये स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। सो इट मींस कि जो हमारे पास आंसर होगा, आंसर वुड बी बीटा। सो इसका मतलब क्या है? काफी हद तक तो कट काम कर गया फरहान साहब का। ठीक है? सो लेस कंडेंस एंड ट्रांसक्रिप्शनली, इसके हम डिटेल आगे पढ़ते हैं। थोड़ा मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ एक एमसीक्यू की वैरायटी का, साथ साथ एमसीक्यूज को स्क्रीनशॉट भी करते जाइएगा। ठीक है? वैसे तो खैर हम ये शेयर कर देंगे एट द एंड। ओके, ये एक स्ट्रक्चर आ गया जी। बताएं, हम एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना चाह रहे थे। ठीक है? ये स्ट्रक्चर जो है सब लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है? तो एक्चुअल में जो एमसीक्यूज हमारे डिस्कस हो रहे थे, ठीक है, वो हमारे एमसीक्यूज इसी से रिलेटेड थे ना। हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, एंड नाउ फ्रॉम दैट एक्टिविटी आई विल आस्क द क्वेश्चंस। मैं इसको पहले एक काम करता हूँ, इसको मुझे पहले कर लेने दें। मैं आपसे लेबलिंग पूछूंगा, जल्दी से आप लोगों ने बताना है मुझे। ठीक है? सो लेबलिंग में सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि जी मेरे पास ये, लेट्स सपोज मैं कहता हूं ए है, ये लेट्स सपोज मैं कहता हूं बी है। ठीक है? इसी तरह लेट्स सपोज मैं इस पूरे को सलकर करके कहता हूं कि ये क्या है? ये सी हो गया। इसी तरह मैं कह देता हूं कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, इसका नाम डी रख देते हैं। इसी तरह इस स्ट्रक्चर का नाम जो है
हम ई रख देते हैं। इसी तरह इस स्ट्रक्चर का नाम हम लेट्स सपोज एफ रख देते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम हम जी रख देते हैं। ठीक है, अब आपने काइंडली मुझे बताना है, ठीक है, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, अगर सब चीजों का स्ट्रक्चर का पता चल गया है तो काइंडली जरा मुझे बताएं किस किस को पता चल गया कि ये सारा कुछ मुझे आता है। हफ्सा को पता चल गया है, वेरी गुड, गुड गुड, आंसर करते रहे। ओके जी, एक काम करते हैं, जन्नत, जन्नत आप बताएं जरा, अगर आपसे हम पूछें, अपने माइक को अनम्यूट करें और काइंडली मुझे जरा आंसर बताएं, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, पहले तीन का आंसर आप देंगे। शाबाश, जन्नत बताएं जरा, अगर आप हमें सुन रहे हैं या आंसर नहीं करना चाह रहे। चले, एक काम करते हैं, हम चलते हैं किसी और से पूछ लेते हैं। अल्लाह भला करे इनका। अनीका आप बताएं बेटा, अनीका बताएंगे, अनीका नईम जो है। ओके, ये भी नहीं बता रहे, आज पता नहीं, खैर है, नाराज है। अनिका का सर नहीं आइडिया। वो अल्लाह के बंदो कुछ ना कुछ आंसर दिया करें, ये तो इतने मशहूर मरूफ स्ट्रक्चर है। जी, हफ्सा बताएं आप। सर पहले आउटर मेम्ब्रेन, फिर है इनर मेम्ब्रेन, फिर उन दोनों के दरमियान स्पेस, फिर न्यूक्लियर पोर्स, फिर रुको रुको, न्यूक्लियर चार्ली, पोर्स। नहीं नहीं, सी क्या है, चार्ली मुझे स्पेस लग रही है जो स्पेस लग रही है, मैंने ओवरऑल सर्कल किया है। उन दोनों के दरमियान क्या कह रहे, इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। ई है, ई कौन सा है, वो है न्यूक्लियर प्लाज्म, एफ है क्रोमेटिन और जी है न्यूक्लियोलस। वेरी गुड, शाबाश। तो आप लोगों को, आपने जनाब हफ्सा बाइक विन कर ली है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आई जो ए है, वेरी गुड, सही बताया आपने, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो एक्चुअल में ये जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक हो गया, सो ये न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया। ठीक है, उसके बाद दरमियान में ये न्यूक्लियर हमारे पास पोर्स हो गए। इसी तरह से न्यूक्लियो प्लाज्म हो गया। देन इसी तरह अगर हम चलते हैं तो ये आप लोगों ने सही बताया, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और उसके बाद ये आ गया क्रोमेटिन। ओके, अब आपको पता तो चल गया है सारे स्ट्रक्चर का। अब वेरी गुड, अब अगर आपको समझ आ गई है चीजों की, अब आपने मुझे बताना है फिर इस एमसीक्यू का आंसर क्या है। क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस इज ऑफन कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बिकॉज इट डाइजेस्ट द वेस्ट, स्टोन्स, स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सिंथेसाइजेस एटीपी, प्रोड्यूसेस एंजाइम्स। जी, किसको पता चला है? जी, रेज हैंड करें, शाबाश, क्विक 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 क्विक। मरवा बताएं आप। सर स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, रीजन दें, बाकी क्यों नहीं है? सर इसमें क्रोमेटिन फाइबर है ना क्रोमोसोम में ही तो सब कुछ होता है। नहीं, वो तो ठीक है, ये जो बाकी चीजें, एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं कि नहीं होते, बताएं। नहीं, एंजाइम तो इसमें नहीं प्रोड्यूस होते, वो तो बाहर होते हैं ना। बाहर होते हैं, बाहर किधर, अमेरिका में? वो गोल्जी वगैरह वाला लाइसोसोम वगैरह उधर सब कुछ करते हैं ना। वहाँ सदके जाए हैं, एंजाइम गोल्जी में प्रिपेयर्ड होते हैं। मैं यहाँ से जूते लगाने हैं तुझे। प्रिपेयर नहीं होते। हाँ, एंजाइम की प्रोडक्शन कहाँ होती है, बताएं जरा, आप ही बताएं। सर भूल गई। माँ सदके जाए, वेरी गुड, लाइसोम में, वो उधर से पैक होके तो लाइसोसोम में नहीं चले जाते। माँ सदके जाए, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, ये हमारी टॉपर हैं मरवा, अल्लाह खैर ही करे। अब्दुल्ला आप बताएं भी, एंजाइम किधर बनते हैं? सर जिधर भी बनते हैं लेकिन न्यूक्लियस में नहीं बनते। क्या बात है, क्या कमाल का आंसर दिया। मैंने उत्तर एंटी टेस्ट में अगर इस तरह के आंसर करोगे ना, तो ये जेहन में रख लो, उन्होंने भी ऐसे ही करना है कि डॉक्टर तो हमारी मर्जी से बनता है, तुम लोग इधर क्या। देखिए, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं भाई, और प्रोटीन राइबोसोम्स बनाते हैं, और राइबोसोम्स हमें पता है आर के पास और साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं। तो इतनी तो कम से कम इन्फॉर्मेशन रखो ना निकम्मो। अच्छा, ये तो नहीं है, इसका मतलब है सिंथेसाइज एटीपी। एटीपी सिंथेसिस जो है वो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल स्टोर करता है, ठीक है, और
डाइजेस्ट द वेस्ट, ये लाइसोसोम का काम होता है। नॉर्मली सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो लाइसोसोम का काम होता है। तो मेन ये है ना, ये हमारे पास क्या है, ये कंट्रोल सेंटर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और सवाल है बड़ा आसान सा। Which component of the nucleus is directly involved in the synthesis of ribosomal RNA? Chromatin, nucleopore, nucleolus, nucleoplasm। जी रेज हैंड करें। शाबाश, अफसा को पता है। अनम आप बताएं। सर न्यूक्लियोलस, चार्ली। न्यूक्लियोलस, चार्ली, न्यूक्लियोलस। रीजन भी दें साथ, रीजन देनी है। सर न्यूक्लियोलस के दो पार्ट्स होते हैं ना, एक इनर होता है और एक आउटर होता है। जो आउटर वाला है वो प्रिकर्सर होता है और इनर में ये सिंथेसाइज हो रहा होता है, अच्छा, क्या बात है, आई गेस। सदके जाऊं मैं। एक तो आपने ये जस्टिफिकेशन दी है, मोर क्लोजली करेक्ट भी है। और अगर हम इसको और प्रिसाइज करें तो उसमें देखिएगा, विच कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। अब देखो, कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस उसने पूछा है, किस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, वो पूछ रहा है जी सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोमल आरएनए। अब हमें पता है कि जो राइबोसोमल आरएनए है, दैट इज द पार्ट ऑफ राइबोसोम्स। ठीक हो गया। अब ये राइबोसोम्स का पार्ट है, इट मींस कि हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं इनके अंदर 50% प्रोटीन्स होती हैं और 50% आरएनए होता है। ठीक हो गया, आरएनए। और कौन सी टाइप का आरएनए होता है, ऑब्वियसली सी राइबोसोम है तो राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए होगा। सो अब ये जो राइबोसोम है, इनकी सिंथेसिस कहाँ चल रही होती है, न्यूक्लियोलस के अंदर। नाउ न्यूक्लियोलस के अंदर इसकी सिंथेसिस चल रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं न्यूक्लियोलस में चल रही होगी, ये याद रखिएगा। ठीक हो गया। खैर आगे चलते हैं। ओके जी, ये अब आप थोड़ा सा मैंने एक पिक्चर ऐड की है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारे पास प्लांट सेल में, एनिमल सेल में न्यूक्लियस की जगह कहाँ होती है। ठीक है, ये नॉर्मली आपको पता ही है। हमारे पास एक तो ये एनिमल सेल है, और एनिमल सेल के अंदर हमें पता है कि जो प्लेस है न्यूक्लियस की, दैट इज सेंट्रलाइज्ड। जबकि जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर असाइड मौजूद होता है, और असाइड पे मौजूद होने की रीजन क्या है कि हमारे पास उसमें एक लार्जर, आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम वैक्यूल है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर अब मैं एक और पिक्चर ऐड की है आप लोगों के लिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीजें किस तरह से चल रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक तो ये मॉर्फोलॉजिकली न्यूक्लियस को अगर हम देखते हैं तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में हमें चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, दूसरा, सेल के अंदर ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। क्लियर होगी बात। सो दीज ऑल आर न्यूक्लियस। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रीवियस लेक्चर से मुझे आप लोग ये बताएं, या जिसको पता चलेगा वो रेजेंट करेगा, कि हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लिएटेड होते हैं, बल्कि वो मैंने बता ही दिया, चले ठीक है, तो दे एक्चुअली आर पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक हो गया। सो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लिएटेड जो सेल्स हैं ये हमारे पास आ जाएंगे। इसमें न्यूक्लियस, इसमें देखेंगे तो न्यूक्लियस हमें ओवल शेप नजर आ रहा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ये बाइलोब्ड हो गया, ये बाइलोब, ये फाइव लोब्ड हो गया। तो एक्चुअल में ये व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि जो न्यूक्लियस हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, डिफरेंट सेल्स के अंदर, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, एक और सवाल है बड़ा, कह लें कि सॉर्ट ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चन। A lab engineer isolates a eukaryotic cell and extracts its DNA. He notices it is loosely packed and transcriptionally active. What form was the DNA is? जी, hetero, histone free, euchromatin, nucleosome। जी, किसको पता चला है, क्वेश्चन रेज करें। ये अरूज, अरूज बताएं जी, क्या आंसर है इसका। अरूज आंसर करेंगे। सर चार्ली ऑप्शन। नहीं, चार्ली ऑप्शन क्यों है, रीजन भी देनी है ना। शाबाश शाबाश,
ट्राई करें, हो जाएगा हो जाएगा। देखिए स्टार्ट में ही हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जी जो यू क्रोमेटिन है, ठीक है, वो हमारे पास एक तो एक्टिव होता है, ठीक हो गया, और एक्टिव होने के बाद हमारे पास ये क्या है कि नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शनली जो है वो एक्टिव होगा और लूजली कंडेंस होगा, ठीक है। तो ये लूजली पैक्ड है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि सवाल तो सिंपल है। एक तो मॉर्फोलॉजिकल आ रहा है कि हमारे पास वो हेट्रोक्रोमेटिन है या यूक्रोमेटिन है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है यहाँ पे वो ये आ रही है कि एक लैब इंजीनियर आइसोलेटेड, यानी ये जस्ट आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड कह लें, अप्लाइड बेस्ड कह लें, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक सम सॉर्ट ऑफ जो है वो क्रिटिकल उसने एप्लीकेशन दे के तो उस तरह से सवाल पूछ ले। तो अगर सम टाइम आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि भाई ये पता नहीं लैब इंजीनियर कहाँ से आ गया और बाकी चीजें कहाँ से आ गई। तो ये जस्ट आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करने के लिए सवाल ऐड किए गए हैं, और अक्सर औकात पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल कैन नॉट पास फ्रीली थ्रू न्यूक्लियर पोर्स? एटीपी, आयंस, राइबोसोमल सब यूनिट्स, वाटर। जी बताएं शाबाश। जिसको पता चला है वो रेज हैंड करे। जी शजिया आप ही बताएं सबसे पहले, अब आपने रेज हैंड किया तो। राइबोसोमल सब यूनिट्स। राइबोसोम यूनिट। अब आप मुझे एक और बात बताएं, अगर राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, चले मान लिया एटीपी, आयंस, वाटर तो चले जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं? वो जो न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियोलस का हिस्सा होते हैं, बताएं शाबाश। आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, रिसर्कर होते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स। वो प्रिकर्सर होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। वो प्रिकर्सर प्रिकर्सर होते होते हैं, हैं। ठीक है, वो प्रिकर्सर होंगे, ठीक है, उनको हम सब यूनिट नहीं कहते, दे आर प्रिकर्सर। और वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, और दूसरी बात है उनकी ट्रांसपोर्टेशन पोर्स के थ्रू नहीं होती, वो जनरल ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा राइबोसोमल सब यूनिट्स। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया है, ठीक है। अ साइंटिस्ट यूजेस अ ड्रग दैट डिस्टर्ब द जस्ट अ मिनट, एक मिनट मुझे दीजिएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी? अ साइंटिस्ट यूजेस अ ड्रग दैट डिस्टर्ब्स द फंक्शन of the nucleolus, which cellular process will be most directly affected? ATP production, DNA replication, ribosomal assembly, protein folding। जी रेज हैंड करें शाबाश। जी हफ्सा बताएं विद रीजन। सर राइबोसोम असेंबली। राइबोसोम असेंबली, क्यों राइबोसोम असेंबली होगी ये भी बताएं। क्योंकि न्यूक्लियस में राइबोसोम्स बन रहे होते हैं इसलिए। हाँ मासद किया जाए, वेरी गुड। एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही होती, राइबोसोम असेंबली चल रही होती है, प्रोटीन फोल्डिंग इन ईआर, ठीक है, ये भी नहीं होता। तो इसमें करेक्ट जो आंसर आता है वो हमारे पास आएगा राइबोसोम असेंबली, ठीक हो गया। ओके जी नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन है। मैंने एक दो सवाल आज आप लोगों के लिए बड़े असाइनमेंट के तौर पे भी रखे हुए हैं, आप लोग उसको खुद सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है, चलें ये बताएं, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व अ सेल with no visible nucleolus under microscope, what could this indicate? The cell is preparing to divide, cell is dead, the cell is highly active in protein synthesis, the cell has excess chromatin। हाँ जी ये बताएं जरा, बताएं शाबाश। किसी को नहीं पता चला इसका आंसर? अनम को पता चल गया, अनम बताएं। सर सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है तो इसका पहला वाला होगा। पहला वाला होगा। द सेल ऑब्जर्व्स अ सेल with no visible nucleolus under a microscope, what could this indicate? छजिया आप क्या बताएं? अल्फा ही। अल्फा ही है। अल्फा जी वाला लग रहा है। जी अल्फा वाला लग रहा है। हफ्सा आप बताएं। अल्फा ही लग रहा है। अल्फा ही लग रहा है। चले लगने को तो सारी लग रही है वैसे, चले अल्फा देख लेते हैं। देखो स्टेटमेंट उसने क्या बोली है
He's saying a student observe a cell with no visible nucleolus under microscope. ठीक है, अगर आपको याद हो सेल डिवीजन में थोड़ा सा हम पढ़ते होते थे कि हमारे पास जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, ये सेल डिवीजन की एक करेक्टर है। तो न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद न्यूक्लियोलस की डिसअपेयरिंग के बाद इसका मतलब है कि ये एक्चुअल में सेल डिवीजन होने लगी है। सेल डेड हो जाएगा उस फॉर्म में भी न्यूक्लियोलस जो है वो आप कह सकते हैं कि नहीं आ रहा होता, तो इसमें आंसर आएगा अल्फा, जो करेक्ट है। बाकी सारे हाईली एक्टिव प्रोटीन ये भी नहीं होगा, एक्सेस क्रोमेटिन ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज नॉन रिलेटेड थिंग्स। सो अल्फा इज द बेस्ट आंसर प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है, हाँ, अब एक टॉपिक की तरफ हम, मेन टॉपिक जो हम अभी जितने भी एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे थे, दिस ऑल एमसीक्यूज वर एक्चुअली फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक हो गया। सो न्यूक्लियस की हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखते हैं और उसके बाद हम इसको मेन टॉपिक की तरफ लेके जाते हैं। मेन इसमें मैं अभी आपको स्क्रीन बोर्ड की तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके जाऊंगा, वहां पे हम प्रॉपर स्केच करेंगे और कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, और उसके बाद मैं आपको इसके साथ नोट्स भी बनवा देता हूँ और कुछ हिस्ट्री भी। अभी एक दफा मीटिंग एंड हो रही है, हाँ मुझे भी याद करा दिया है, ठीक है, अभी मीटिंग एंड हो रही है तो हम इसको दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग, मैं अभी एक दफा मीटिंग एंड कर रहा हूँ, तो अभी जल्दी से ज्वाइन करिएगा, ठीक है, इसी लिंक के थ्रू।